पढ़ेंगे आंतरिक पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनी के जीवन काल में जब आर्थिक समस्याएं आ जाती है तब आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे किसी रोगी व्यक्ति के रोग को सामान्य क्रिया या सामान्य उपचार से ठीक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ही एक कंपनी के आर्थिक समस्याओं को जब सामान्य आवश्यकताओं से सही नहीं किया जा सकता तो रोगी व्यक्ति को जो शल्य चिकित्सा दी जाती है उसके उसी तरह से कंपनी को एक शल्य क्रिया के रूप में आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है? एक तरह से ऐसा प्रोग्राम है जो कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। इसके लिए 5 मुख्य आवश्यकताएं बताई गई हैं। एक, जब किसी कंपनी में आयगत व पूंजीगत हानियाँ, जब किसी कंपनी में आयगत और पूंजीगत हानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको अपलिखित नहीं कर पा रही है कंपनी, तो आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, कंपनी का पूंजी संरचना या ढांचा उलझनपूर्ण हो। जब किसी कंपनी का पूंजी ढांचा या संरचना उलझनपूर्ण हो, उसको भावी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता हो, तो आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, भावी विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए भावी विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए जब कोई कंपनी पुराने शेयर होल्डरों को के साथ साथ नए जो आने वाले समय में उसके शेयर होल्डर उनको आकर्षित करने के लिए अपनी पूंजी संरचना में परिवर्तन करना चाहती है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, पूंजी या गियरिंग रेशो, स्थायी पूंजी व परिवर्तनशील पूंजी का अनुपात, जिसे गियरिंग रेशो भी कहते हैं। स्थायी पूंजी कंपनी में स्थायी पूंजी कंपनी के अंदर जैसे प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, क्योंकि इन पे जो डिविडेंड और इंटरेस्ट की रेट होती है वो फिक्स होती है, इसीलिए फिक्स कॉस्ट कैपिटल इनको कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, इक्विटी शेयर और रिटर्न अर्निंग आता है। मेनली क्या है? इक्विटी शेयर ही जो क्या है वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, ये इन दोनों का जो अनुपात है वो सही होना चाहिए। संस्थान में क्या है, डिवेंचर्स इतने ज़्यादा नहीं हो कि उनका प्रभाव हो जाए और कंपनी की लागत सबसे कम हो। दोनों में आपस में संतुलन बनाकर ही क्या है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल के रेशो के अकॉर्डिंग ही कंपनी में होना चाहिए, मतलब इन दोनों का अनुपात सही होना चाहिए। इसके लिए भी क्या है, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। फिफ्थ, अब लास्ट टॉपिक है, कंपनी की जो पूंजी संपत्ति है वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। कंपनी की जो संपत्तियां है वह पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो उसकी संपत्तियां दिखाई गई है वो अपना पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है, वो इतने ज़्यादा मूल्य पर दिखा रखी है क्योंकि काफ़ी समय पर उन पर डेप्रीशिएशन वगैरह नहीं चार्ज किया गया या उनको
दोबारा रीवैल्यूएट नहीं किया गया। कुछ संपत्तियां ऐसी है जिनका अभी मूल्य बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन बुक्स में क्या है वो अभी तक उसी मूल्य पर दिखाई गई है। ये 5 डिजायरेबल या डिजायरेबिलिटी है जो आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकताएं कह सकते हो, वांछनीयताएं कह सकते हो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे। इन आवश्यकताओं के बाद में इस आंतरिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया में किसी भी कंपनी का कोई समापन नहीं होता है, बल्कि कंपनी अपने संसाधनों से दोबारा व्यवसाय सुचारू रूप से संचालन करती है। आंतरिक पुनर्निर्माण में समापन नहीं। आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी का समापन नहीं किया जाता है, बल्कि उनको उन्हीं संसाधनों से या संसाधन बाहरी संसाधन या जो भी संसाधन कंपनी को उपलब्ध हैं या और आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो उनको प्राप्त कर नए सिरे से व्यवसाय का प्रारंभ किया जाता है, ताकि कंपनी भविष्य में लाभ अर्जन कर सके। इसमें कंपनी का समापन नहीं होता है। अब आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनी में 2 तरह से किया जा सकता है। एक अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंजिंग शेयर कैपिटल। दूसरा अंश पूंजी में कमी। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन हम 5 तरीके से कर सकते हैं। सर्वप्रथम नई अंश पूंजी जारी कर। कोई भी कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी की सीमा में नई अंश पूंजी जारी कर सकती है। नए अंश शेयर इशू जारी कर पूंजी की व्यवस्था कर सकती है। और इसके लिए जो आवश्यक जनरल प्रविष्टियां हैं वो आपने 12th क्लास और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें वही एंट्री हैं जो नई अंश पूंजी जारी करने के लिए की जाती है। आगे अपने एग्जाम्पल या क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बी दूसरा है अंश पूंजी अंश पूंजी का समेकन। इसमें यह किया जाता है कि आपके जो शेयर हैं उनको छोटे छोटे शेयरों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे 1000 रुपये का शेयर्स है तो उसको 100 शेयर्स के 100 रुपये का एक शेयर 10 शेयर में विभाजित कर दिया जाता है। नहीं सॉरी, सेकंड अंश पूंजी का समेकन। इसमें जैसे 100 रुपये या 10 रुपये या 100 रुपये के जो शेयर्स है उनको 1000 रुपये के शेयर्स में या 10 रुपये के जो शेयर्स है उनको 100 रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाता है या समेकित कर दिया जाता है। इसमें आपकी पूंजी सूचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी क्या है, शेयर्स की जो संख्या है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। इसमें शेयर्स समेकित कर रहे हैं तो आपकी शेयर्स की संख्या कम हो जाएगी। जैसे 100 रुपये के 10 शेयर थे तो 1000 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। 10 रुपये के 10 शेयर थे तो वो 100 रुपये के एक शेयर हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि ऑल डिनोमिनेशन, मतलब आपका पुराना जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल अकाउंट BR टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DR। ओल्ड डिनोमिनेशन जो आपका पुराना शेयर था, जैसे 100 रुपये का था तो यहाँ पे 100 रुपये, और नया जो आपका शेयर्स है
अब 1,000 रुपये का है तो 1,000 रुपये अमाउंट जो पहले थी वो यही है, अभी रहेगी। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, बदल जाएगी। इससे आगे तीसरा टॉपिक, अंश पूंजी का विभाजन। अंश पूंजी का विभाजन। अंश पूंजी का विभाजन, अब जो आपके 1,000 या 100 रुपये के जो शेयर्स थे उनको टुकड़ों में बांटना। जैसे 100 रुपये, 1,000 रुपये वाले शेयर्स को 100 शेयर्स, 100 रुपये वाले 10 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया 100 रुपये वाले के, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या क्या है, बढ़ जाएगी। उसमें समेकन में कम होती थी और इसमें बढ़ जाएगी। एंट्री जो करोगे आप उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और शेयर कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें ये इसी वजह से किया जाता है कि शेयर होल्डर को आकर्षित किया जाए। जो पहले 100 रुपये का शेयर्स परचेज नहीं कर पाते थे वो 10 रुपये वाले शेयर्स अब परचेज कर सकते हैं। 1,000 रुपये वाला परचेज नहीं कर सकते थे वो 100 रुपये वाले शेयर परचेज कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होगी बल्कि और कोई अंतर नहीं होगा। अंश पूंजी में विभाजन, इसके लिए वही प्रविष्टि ऑल डिनोमिनेशन 100 रुपये शेयर कैपिटल, ये 100 रुपये का था तो 100 रुपये वाले, न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल, जो नई शेयर कैपिटल आपकी है उस हिसाब से वो क्रेडिट हो जाएगी। पुरानी शेयर कैपिटल डेबिट और नई शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ, अंश पूंजी का स्टॉक में परिवर्तन। अंश पूंजी का स्टॉक में परिवर्तन या अंश का स्टॉक में परिवर्तन। जब कोई कंपनी अपनी अंश पूंजी को स्टॉक में परिवर्तन करती है तो उसके लिए कंपनी को पुराना जो उसका शेयर कैपिटल है उसको डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर या शेयर स्टॉक अकाउंट या। अब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की जगह आपका शेयर स्टॉक आ जाएगा। शेयर और स्टॉक में क्या फर्क है ये आपको मैं बता देता हूँ। शेयर पूंजी जो अपने फ्रैक्शन में जैसे 100 रुपये, 1,000 रुपये, 10 रुपये इन भागों में बंटी होती है और आपको किसी व्यक्ति को यदि इसको हस्तांतरण करता है तो इसी रूप में आप इसको हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे 9 रुपये को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, इसी तरीके से 95 रुपये, 100 रुपये वाले शेयर्स को 95 रुपये को आप किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। लेकिन शेयर स्टॉक आपके पास अवेलेबल है तो आप किसी भी मूल्य को किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हो। ये इतना इन दोनों में डिफरेंस है। आगे 5वां टॉपिक आपका अनिर्गमित पूंजी को रद्द करना। अनिर्गमित पूंजी को रद्द करना। अनिर्गमित पूंजी को रद्द करना, जब कोई पूंजी निर्गमित ही नहीं की गई है, जैसे आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए है, कंपनी ने इश्यू कर रखी है 5 लाख रुपए, तो अभी तक 5 लाख रुपए की जो पूंजी है वो अनिर्गमित पूंजी है, अभी तक इसको इश्यू नहीं किया गया है। तो इस पूंजी को कंपनी क्या है, रद्द कर सकती है। इसके लिए कंपनी को प्रस्ताव वगैरह जो कंपनी लॉ में दिए गए उसके अकॉर्डिंग पास करने होंगे। कंपनी अपनी अनिर्गमित पूंजी पर पहले से कोई प्रविष्टि नहीं है, ओनली एक कैपिटल जो ऑथराइज कैपिटल की जो मात्रा है वो 5 लाख रुपए, जैसे 5 लाख रुपए पूंजी कम कर रही है तो यहाँ पे 5 लाख रुपए हो जाएगा। बैलेंस शीट में पहले से इसके लिए कोई प्रविष्टि ना तो की गई है, तो रद्द करने के लिए भी कोई प्रविष्टि इसमें नहीं की जाएगी।
अब आपका सेकंड टॉपिक ये था अंश पूंजी में परिवर्तन। अब अंश पूंजी में कमी, अंश पूंजी में कमी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी में कमी के लिए कंपनी को प्रस्ताव पास करना पड़ता है और इस पर जो लेनदारों से भी इसमें सहमति लेनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी में अंश पूंजी या रिडक्शन प्रोग्राम यदि अपनाया जाता है तो सबसे पहले लायबिलिटी जो शेयर होल्डर्स है उनकी होती है, उसके लिए वो लेनदार जो होते हैं उनकी लायबिलिटी बनती है। वो कंपनी से लेनदार होते हैं तो उनसे परमिशन या ऋण पत्र होल्डर से आपको सहमति लेकर ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है, अन्यथा आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, लेनदारों से परमिशन या सहमति लेनी पड़ती है। अंश पूंजी तीन प्रकार की, तीन तरह से की जा सकती है। अदत्त या अयाचित राशि, अयाचित राशि को रद्द कर, जैसे कोई कंपनी में शेयर था 100 रुपए का, 50 रुपए उस पर अभी तक मांगे जा चुके हैं, 50 रुपए अब तक अनकोल्ड है, तो उसको अनकोल्ड को क्या है वो रद्द कर देंगे। तो क्या है, 50 रुपए का फुल्ली पेड अप शेयर हो जाएगा, फुल्ली पेड अप शेयर हो जाएगा। 100 रुपए की जगह अब उस शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 रुपए। तो अयाचित पूंजी को या राशि को रद्द कर, इसके लिए वही प्रविष्टि ऑल डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल दिया और न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल। अब अयाचित पूंजी जो 50 रुपए की थी पहले 100 की थी, अब वो शेयर क्या हो गया, 50 रुपए का हो गया। ये आगे भविष्य में तो शेयर है वो 50 रुपए का रहेगा। इस तरीके से आगे बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अंश पूंजी में कमी या खोई हुई पूंजी के बारे में। धन्यवाद।